Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So इससे previous lectures में हम लोगों ने क्या क्या cover कर लिया है उसकी भी बात कर लेते हैं. Accountancy के meaning से लेके हम लोगों ने different concepts को discuss कर लिया है बहुत सारे lectures के अंदर. सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम न्यू टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू यू. ये भी डिस्कस कर लिया था बजटरी कंट्रोल, आप लोगों को याद होगा. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू यू. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है एक बजट, एक प्री डिसाइड कर लेना कॉस्ट को, ठीक है, एक बेंचमार्क डिसाइड कर लेना कि इतनी कॉस्ट लेके हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं. अब बाद में पता चलता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इतनी आ रही है, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट. और जो हमने बेंचमार्क बनाया, जहां से हमने शुरुआत करी, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. दोनों में फर्क पता चल गया आपको. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द बेंचमार्क कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो जब आपने पूरा रिजल्ट को कैलकुलेट किया उसके बाद आपकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई. नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द पोटेंशियल कॉस्ट, और यू कैन से द स्टैंडर्ड कॉस्ट. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं. ओके तो ये क्लास दोनों ही पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट यूजीसी नेट. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग के पैटर्न से सिस्टम दैट प्री डिटरमाइन, जो कि पहले से ही कैलकुलेट करती है कॉस्ट को, ये देखने के लिए कि कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है. एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले से ही एक कॉस्ट प्री प्लान करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं. दिस बजटरी कंट्रोल टूल सिस्टम सेट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट. हर एक प्रोडक्ट के लिए, मान लो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, बट स्टिल for each product I have to calculate the standard cost. Okay, now service by considering expected cost for material के लिए, labor के लिए and overhead. material और labor जो होता है बच्चों, वो कौन सा खर्चा है आपका, डायरेक्ट वाला खर्चा है. ठीक है, ये खर्चा आपका डायरेक्ट है, और जो ओवरहेड वाला खर्चा होता है ये इनडायरेक्ट है. ठीक है, जब हम लोग कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा है कि जो ओवरहेड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है, और जो ओवरहेड रहता है वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है. द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एक बेंचमार्क सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ताकि बाय स्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड फॉर एंटिसिपेटेड कॉस्ट, क्योंकि अभी कॉस्ट पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं हुई एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की, कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, एक्चुअल कॉस्ट के साथ, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ. किसको कंपेयर करेंगे, बेंचमार्क के साथ. और अगर कोई भी डिफरेंसेस होते हैं, अगर कोई भी डेविएशन होते हैं, तो दैट इज नोन एज द वेरिएंसेस. उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, और फिर वेरिएंस को हम ठीक करते हैं जिसको हम वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं. नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनपुट में स्टैंडर्ड प्राइस को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको भी एड ऑन कर दोगे. नाउ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये इनडायरेक्ट वाला खर्चा होता है. टू इनिशिएट द प्रोडक्ट सर्टेन एलिमेंट्री कंपोनेंट्स आर नीडेड. मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट वाले खर्चे, तो आपको कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अब वो एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में होते हैं, एक्सपेंस की फॉर्मेट में.
मटेरियल को आप रॉ मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल को आप रॉ मटेरियल बोल सकते हो, जो कि आपको चाहिए। और इस डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने डिसाइड करी है, उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट के हिसाब से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सा होता है, वो खर्चा जो कि मैन पावर के लिए यूज हो रहा है, लेबर के लिए खर्चा जो यूज कर रहे हैं, वेजेस वगैरह आप जो दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो वो किस बेसिस पे, मान लो आप घंटों के हिसाब से काम पे दे रहे हो, तो आप आवर्स को, कौन से आवर्स, जो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, स्टैंडर्ड आवर्ली लेबर रेट, तो पता चल जाएगा कौन से लेबर को आपको कितने पैसे देने हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कौन सा होता है, जहां पे जो खर्चा आपका किस लिए किया जाता है, इनडायरेक्ट के बेसिस पे रेंट, यूटिलिटीज और इक्विपमेंट डिवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्यों करते हो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि आपको पहले से ही स्टैंडर्ड कॉस्ट में पहले से ही आप कॉस्ट को प्री डिटरमाइन करते हो, सेट करते हो एक बेंचमार्क, ठीक है। हर एक कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बना के उन एलिमेंट्स की कॉस्ट को जनरेट करते हो, फिर उस कॉस्ट को कंपेयर करते हो, कंपेयर करने से फर्क आता है, फर्क को क्या करते हो आप, इम्प्रूव करते हो। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड के साथ, आपको वेरिएंसेस पता चलेंगे, जिसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, डिफरेंसेस को, रीजंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इनिशिएटिव होता है, प्रोसेस होता है, जो कि लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट करता रहता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता रहता है, बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट वेयर कॉस्ट, जहां पे कॉस्ट सेविंग की जाती है ऑन अ डेली बेसिस। नाउ वेरिएंस एनालिसिस समझ गए, जब वेरिएंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे तो वो वेरिएंस एनालिसिस कहलाएगा। और फ्लेक्सिबल मतलब आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर मैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर रही हूँ तो इट विल बी इजीली अडेप्टेड बाय दैट कॉस्ट, क्योंकि रिजिड नहीं होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच का आप इस्तेमाल करोगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, टाइमली बेसिस पे आप उस कॉस्ट को मॉनिटर करोगे, सुपरवाइज करोगे, देखोगे, और देखने के साथ साथ उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करोगे अगर कुछ वेस्टफुल एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब, क्योंकि देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना रोल होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो हर एक डिपार्टमेंट को आप एनालाइज करोगे, उनकी परफॉर्मेंस को, और इम्प्रूवमेंट भी लेके आओगे उसमें। प्राइसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू प्राइस एंड प्राइस इज रिलेटेड टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। तो कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो वो कहलाएगा आपका सेल्स रेवेन्यू, या आप बोल सकते हो प्राइस, ठीक है। अगर सपोज आप एक एग्जाम्पल लो, आपकी सेल है 10 रुपीज, कॉस्ट लगता है 6 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 4 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप कॉस्ट कटिंग के थ्रू आप इस प्राइसेस को टैकल डाउन करके नीचे लेके आते हो 4, और सेल आप प्राइस अभी भी 10 कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट वाला मार्जिन पार्ट होता है वो बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा ना। बजटिंग इज प्री डिसाइडिंग। अब हम लोग बजटिंग में हम लोग अगर एक्सपेंसेस और इनकम प्री डिसाइड कर रहे थे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या बजट करोगे, कॉस्टिंग को, एक्चुअल कॉस्ट को डेवलप बजट, हेल्पिंग बिजनेस प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी तो करनी जरूरी है,
क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है इन्वेंट्री ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है, तो वहां पे आप क्यों मैन्युफैक्चरिंग करोगे ज़्यादा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है टू वैल्यू इन्वेंट्री, प्रोवाइड मोर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिजनेस को मदद करता है एक बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बनाने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्यों जरूरी है? तो अगर बच्चों आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो देखो ये सारे वही टॉपिक्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सारे वही टॉपिक्स है ना, तो आप लोग इसको इजीली कंक्लूड कर सकते हो उसके परस्पेक्टिव से। बजटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कॉस्ट वेरिएंस एनालाइज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये हम अभी जस्ट पढ़ते हुए आए हैं। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे आप कॉस्ट एलिमेंट मतलब कॉस्ट के प्रोडक्ट के डिफरेंट टुकड़ों के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, और उन कॉस्ट को आप क्या करते हो, कॉस्ट को नहीं, एलिमेंट्स को, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को क्या करते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो, और फिर सेट करने के बाद एक्चुअल कॉस्ट को बताते हो। क्या बोल रखा है? सबसे पहले आप कैटेगराइज करोगे कॉस्ट के प्रोडक्ट को, नाउ स्टैब्लिश करोगे कि कितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकती है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इंडस्ट्री सेंटर के बेसिस पे, फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेसिस पे। फिर आप क्या करोगे, बाद में जब कैलकुलेट करते रहोगे टाइमली बेसिस पे, तब एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगी। फिर आप क्या करोगे, वेरिएंसेस को, डिफरेंसेस को देखोगे किसके किसके बीच में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। अगर तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये फेवरेबल होगा, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ये अनफेवरेबल होगा। और अगर अनफेवरेबल वाली सिचुएशन होती है देन यू नीड टू एनालाइज द वेरिएंस, वेरिएंस वाला पार्ट आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जल्दी से इसको रीड करो। कौन कौन सी इंडस्ट्री में आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ से शुरुआत होती है इंडस्ट्री को बनने से लेके, इंडस्ट्री में काम बनेगा, सामान बनेगा, तभी तो वो सामान लोगों तक पहुँचेगा, तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ सर्विस इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहाँ पे जैसे कि आप बोल सकते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री वगैरह, वहाँ पे भी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ सर्विस की कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। नाउ एग्रीकल्चर कॉस्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यहाँ पे ये ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट इनिशिएटिव होता है, क्रॉप वगैरह है, ठीक है, जो आपके घर में सामान आ रहा है उसकी भी कॉस्ट को अगर आप फर्स्ट स्टेप में कॉस्ट में कंट्रोल नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ से कंट्रोल करोगे। नाउ हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज होता है। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एस्टिमेट किया जाता है, कॉस्ट प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, सेट प्राइस, इवेल्युएट परफॉर्मेंस। नाउ कितने टाइप्स के स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं? सबसे पहले है आइडियल स्टैंडर्ड कॉस्ट। आइडियल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है नो लॉस वाली सिचुएशन, जो कि आपको 100% एफिशिएंसी देगी, जिसके अंदर आपका ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होगी जिसमें आपके काम को इंटरप्ट किया जाए। नो इंटरप्शन ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अनअवेलेबल नहीं है, सारे के सारे रिक्वायरमेंट आप अचीव कर पा रहे हो, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है और आप भी सेटिस्फाइड हो, तो इसीलिए कंपनीज जो होती हैं वो आइडियल कॉस्ट को यूज करती हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और काफी हद तक एफिशिएंसी के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा होता है? जहां पे हम एक प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम प्री डिटरमाइन करते हैं। इसको रीड करो। ना बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा होता है? द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसमें
कुछ भी फ्यूचर के बेसिस पे प्री डिसाइडेड नहीं होता। एक नॉर्मल सेटअप कर दिया, कोई फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होती। बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दो ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्टिव किया जा सके। नाउ नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्मेंस को देखने के लिए। नॉर्मल कॉस्ट स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस डेटास वगैरह दे रखे होते हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। दैट इज वाई नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्ट को, और जहां पे कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं है, नो हिस्टोरिकल डेटाज आर अवेलेबल, तो हम बेसिक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। और जहां पे हिस्टोरिकल डेटाज या कुछ भी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं तो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब अभी वाली जो सिचुएशन चल रही है, करंट जो सिचुएशन चल रही है, जब हम उसके बेसिस पे बात करते हैं, कहीं पे कोई भी ब्रेक डाउन वाली टाइप की सिचुएशन नहीं है, नहीं कोई एनालाइज किया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब करंट सिनेरियो के बेसिस पे जब आप प्राइस को सेटअप करते हो तो वो वाला पार्ट आपका कहलाता है currently attainable standard cost. Now there are some types of variances given in the chart, that is material cost variance को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक प्राइस और एक यूसेज, जिसमें इन्होंने मिक्स और यील्ड को डाल दिया। नाउ लेबर कॉस्ट वेरिएंस में लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की 3 कैटेगरी बना दी ना। ओवरहेड कॉस्ट में इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल में एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस है, जबकि इसमें एफिशिएंसी वेरिएंस है। एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी आएगी कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, अगर पॉजिटिव तो फेवरेबल, नेगेटिव तो अनफेवरेबल। इसका रीजन क्या है? कभी कभी क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसलिए भी निकलता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मटेरियल प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन आई हो, या ऐसा हो सकता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्राइस और डिफरेंस इन मटेरियल कंजम्पशन में कुछ फर्क आया हो स्टैंडर्ड कंजम्पशन में से, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस की वजह से मटेरियल प्राइस में कुछ वेरिएशन आया हो, या कंजम्पशन की वजह से, या दोनों में ही फर्क आ गया हो जिसकी वजह से आपको वेरिएंस देखने के लिए मिला ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। इसको भी देखते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू दे रखा है और एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है आपको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कि कभी जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, या हो सकता है कि स्टैंडर्ड प्राइस में कुछ फर्क आया हो, या आपका स्टैंडर्ड प्राइस में डिफरेंट बेसिस पे फर्क आया हो, तब आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होता है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस को क्वांटिटी के बेसिस पे भी देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस को पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस में आप मल्टीप्लाई कर दो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, ये हो जाते हैं आपके डिफरेंसेस के रीजंस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कैसे कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा? कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये आ जाएगा 45 इंटू 8 36 ये वाला आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 14, जो कि एक फेवरेबल वाली सिचुएशन है। नाउ दीज आर सम फॉर्मूलेज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक तो ये वाला आपको लर्न करना है,
और एक ये वाला भी लर्न करना है, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एग्जाम के सिनेरियो से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए और आप लोग कहीं ना कहीं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच वी डिस्कस्ड टुडे। अब हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग के कवर कर लिए हैं। डेली बेसिस पे इसकी रिवीजन करते रहो, ये आप लोगों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और कौन कौन से टॉपिक्स और चाहिए आप लोग ये भी बता सकते हो। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।